गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन आपके हो जाएंगे 97 97 के सेट नंबर 97 ज्योग्राफी के डिस्कशन 71 से ये क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है जी, फटाफट आप लोग लाइव हो जाएं। कर लिया जाए। ठीक है जी, चलिए शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा EIS ऑपरेशन है? EIS ऑपरेशन किया जा रहा है इसमें। EIS ऑपरेशन ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से GIS ऑपरेशन कौन सा है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में आपके इमेज डिस्प्ले होगा, बिंब प्रदर्शन होगा, अंतर्तनन आपके नहीं होंगे, इसके मानचित्र ओवरलेइंग होगा। ठीक है, जिसे मैप ओवरलेइंग कहते हैं। तो GIS ऑपरेशन के अंतर्गत इमेज डिस्प्ले होता है। इमेज डिस्प्ले का मतलब कि GIS के माध्यम से हम किसी भी स्थान के इमेज को ले सकते हैं, के प्रतिबिंब को ले सकते हैं, बिंब प्रदर्शन हम कर सकते हैं और उसके साथ साथ में मानचित्र ओवरलेइंग भी करते हैं। मानचित्र ओवरलेइंग करते हैं कितने एरिया में, ये जो जिसकी हम इमेज लेते हैं वो कितने एरिया में है, कहाँ है, कैसे है, उसके विषय में जानकारी हमें मिलती है GIS ऑपरेशन से। तो यहाँ A और C दो राइट हो रहे हैं, B रॉन्ग हो रहा है। तो इस हिसाब से देखी जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। यानी 71 का सही उत्तर आपके यहाँ क्या होंगे? डी होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ली जाए। गुंबदाकार यानी डोम शेप पर्वत का निर्माण क्या चीज से होता है? तो डोम शेप का निर्माण आपके भ्रंश से नहीं होगा, वलन से नहीं होगा, मैग्मा प्रदेश। ठीक है, मैग्मा एक्टिविटीज यहाँ लिखना चाहिए था। मैग्मा से होता है, कैसे होता है देखते हैं। मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब निकलता है तो पृथ्वी के सतह पर यही मैग्मा मैग्मा आ करके इस तरह से फैल जाता है। ठीक है, इस तरह से जब मैग्मा फैलता है तो ठोस होकर के एक पर्वत का निर्माण हो जाता है और इसका आकार जो होता है बिल्कुल क्या होता है? गुंबदाकार होता है। और इसी आकार को कहा जाता है डोम शेप। ये कहा जाता है डोम शेप, यानी कि इसे आप गुंबद गुंबदकार कह सकते हैं। ठीक है, गुंबदकार पर्वत का निर्माण किससे होता है? तो मैग्मा से होता है। ठीक है, हम जब भ्रंश की बात करें तो भ्रंश में क्या होता है? भ्रंशन की बात करें तो भ्रंशन में देखेंगे क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे से क्या है? अलग जाती है, अलग होती है। ये पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम में देखेंगे जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग होती है तो यहाँ पर इस तरह से भ्रंश हो जाता है। ये देखेंगे इस तरह से भ्रंश हो जाता है, यानी कि ये प्लेटें इस तरफ और ये प्लेटें इस तरफ एक दूसरे से अलग जाते हैं तो यहाँ भ्रंश हो जाता है और ये वाला भाग थोड़ा सा उठ जाता है और इसे ही कहा जाता है भ्रंश। यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तो ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है और इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर्वत जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ब्लॉक माउंटेन बनेगा। भ्रंश से क्या बनेगा? ब्लॉक माउंटेन बनेगा, अर्थात इसे भ्रंशोत भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। इसे भ्रंशोत
पर्वत कहते हैं। ठीक है, यहाँ फिर देखेंगे वलन। वलन की जहाँ बात करेंगे हम, वलन की बात करेंगे तो वलन में क्या होता है कि एक प्लेट और दूसरी प्लेट एक दूसरे के आमने सामने भिड़ते हैं, इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, तो पर्वत मिलेगा, और इसे कहा जाता है वलित 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 पर्वत। इसे कहा जाएगा वलित पर्वत, यानी फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है दो प्लेटों के टकराव से हुआ है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव से वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, तो उसे वलन कहा जाता है, उसे फोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। मैग्नेटिक एक्टिविटी से होता है, सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे, सी। ठीक है जी, नेक्स्ट। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइड्रोमीटर, रेडियोमीटर, हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। रेडियो मीटर द्वारा क्या मापी जाती है, तो इसमें विकिरण विकिरण की तीव्रता तीव्रता को मापी जाती है, इसे रेडिएशन रेडिएशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, ये और आपके हाइड्रोमीटर से क्या मापी जाती है, इसमें रिलेटिव डेंसिटी मापी जाती है, यानी कि सापेक्ष सापेक्ष घनत्व को मापी जाती है। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापी जाती है, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। 73 का भी सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पैटरनास्टर झील क्या है। पैटरनास्टर झील एक हिम नदी सोपानी झील। ठीक है, जैसे कोई पर्वत है और एक तरफ में मैं सोपानी बना रहा हूँ, ठीक है, और इस क्षेत्र में आपके बड़े होते हैं, इस क्षेत्र में जहाँ हिम जम जाते हैं और ताप के कारण जब ये जल बन जाता है तो इसी को कहा जाता है, और ये आपके क्या है, तो पर्वत है। ये पर्वत है और हिमानी पर्वत है जी, ये आपके हिमानी पर्वत है। और इस प्रकार के झील जब हिमानी क्षेत्र में होता है तो इसे ही कहा जाता है पैटरनास्टर पैटरनास्टर ये कहा जाता है पैटरनास्टर। ठीक है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति से जो झील बनता है इसे कहा जाता है क्रेटर ज्वालामुखी के मुख पर बनता है। ठीक है, समुद्री अपरदन द्वारा जल के उथले क्षेत्र में जो झील बनता है इसे कहा जाता है लैगून झील कहा जाता है। समुद्र के तट पर बनता है, इसे लैगून झील कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप चिल्का झील को ले सकते, चिल्का झील। ठीक है, क्रेटर झील में एग्जाम्पल आप भारत के लेंगे तो भारत का लोनार झील को ले सकते हैं। ठीक है, लोनार झील को ले सकते हैं आप एक। ठीक है जी, तो ये सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है जी, गुड इवनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, लदांग चलवासी कृषि संबंधित है, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है। झूम कृषि हमारे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में
झूम कृषि कहा जाता है। इसी प्रकार से लदांग चलवासी यानी झूम कृषि किस से संबंधित है? तो आपके मलेशिया से संबंधित है और आपके इंडोनेशिया से भी संबंधित है। लेकिन ब्राजील में इस तरह की जो कृषि की जाती है तो रोका कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? रोका। रोका कहा जाता है। लेकिन ये इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों से ही संबंधित है। कौन से? तो लदांग चलवासी। तो मोर देन वन ऑफ द एबव यानी कि डी आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। वित्त में से एक से अधिक कि ए और बी दोनों ही सही है। ए और बी दोनों ही सही है। सही है, इसलिए सही उत्तर हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्योंकि मलेशिया में लदांग तो कहीं ही जाती है और साथ साथ में इस प्रकार के कृषि को इंडोनेशिया में भी लदांग के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, दोनों ही होंगे। यदि इंडोनेशिया नहीं दिया होता तो लदांग मलेशिया ही मारते, मलेशिया नहीं दिया होता सिर्फ इंडोनेशिया दिया होता तो इंडोनेशिया करते। लेकिन जब दोनों दिया है तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इन दोनों देशों में कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है और ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। रोका। ठीक है जी, 75 का सही उत्तर डी हो जाएंगे। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है। किस कारण छोड़ देता है? तो कारण इसमें दिया गया है। एक जगह पे आर्द्रता की कमी है, तापक्रम 6 डिग्री से कम है। दोनों ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा आपके आर्द्रता की आर्द्रता यानी वृक्ष में आर्द्रता की कमी होती है, नमी की कमी होती है, जिसके कारण वृक्ष के पत्ते उसे छोड़ देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। आर्द्रता की कमी होगी तो हरे पत्ते पीले हो जाते हैं और पीले के बाद में वो सूखने लगते हैं और गिर जाते हैं। ठीक है, जहाँ तापक्रम 6 डिग्री से कम हो तो वहाँ कभी पतझड़ वन नहीं पाए जाएंगे। ये शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके बी नहीं होंगे तो ए और बी दोनों नहीं होंगे। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? आर्द्रता की कमी, लैक ऑफ मॉइस्चर। लैक ऑफ मॉइस्चर। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण घर किसका सूचक है? ग्रामीण घर किसका सूचक है? पर्यावरण का सूचक है, क्योंकि पर्यावरण ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, वो एक सूचक है। प्रजाति तत्व भी है, क्योंकि ये एथनिक एलिमेंट्स भी है। ठीक है, और फैशन तथा शैली तो होता ही होता है। ग्रामीण घर के विकास का सूचक शैली भी होता है। यानी ए बी दोनों तीनों ही राइट है। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में एक से अधिक यानी डी इसके क्या होंगे? सही उत्तर। मोर देन वन ऑफ पब यानी डी इसके क्या होंगे? सही उत्तर। ठीक है, सिर्फ पर्यावरण नहीं, प्रजाति तत्व भी होते हैं और प्रजाति तत्व के साथ में फैशन तथा शैली तो प्रमुख है, ये भी होते हैं। ठीक है जी, डी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय तूफान क्या कहलाता है जिसे मैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जाता है? मैग्नेटिक स्टॉर्म चुंबकीय तूफान क्या कहलाता है? तो खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ियां, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि नहीं होगा, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन नहीं होगा। सही उत्तर इसका क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। डिस्टर्बेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ये आपके सही उत्तर होंगे। खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ियां हो जाती। ठीक है, उसी को चुंबकीय तूफान कहा जाता है। जब सूर्य के सतह पर सूर्य कलंक का निर्माण होता है, सूर्य कलंक का जो लाइनें हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, तभी आपकी चुंबकीय तूफान की स्थिति उत्पन्न होती है। तब हमारे पृथ्वी की चुंबकीय दिशा बदल जाती है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर स्वचालित मशीनों में गड़बड़ियां आना शुरू। तो वही कारण है, मुख्य कारण है, और जिसे कहा जाता है चुंबकीय तूफान, मैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जाता है। सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? डूरंड रेखा सर्वप्रथम देखेंगे, सर्वप्रथम भारत और अफगानिस्तान के मध्य 1893 ईस्वी में लागू किया गया था। वर्तमान में यह भारत तथा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, दोनों से करता है। भारत और पाकिस्तान, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल और भारत, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी करता है और भारत और अफगानिस्तान के साथ भी करता है, लेकिन यहाँ भारत और पाकिस्तान दिया हुआ है, अफगानिस्तान नहीं दिया है। अफगानिस्तान होता तो ये दोनों हो जाता, परंतु पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिया है तो बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के साथ में जो सीमा रेखा है उसे रैडक्लिफ के नाम से जाना जाता है, रैडक्लिफ। ठीक है, रैडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ये एक है रैडक्लिफ। ठीक है, लेकिन डूरंड रेखा कब आया था? 1893 ब्रिटिश के ज़माने में ये दो देशों के मध्य, तब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख ली जाए। इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है, यानी कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन लाती है? वो है आपके तरंग। कौन से? ठीक है, तरंगों की बात करें तो दो प्रकार की तरंगे होती। पहले होगी आपकी आंतरिक तरंग और दूसरा होगा आपके सतही तरंगे। ठीक है, आंतरिक तरंग भी दो प्रकार की होती है, एक होती है पी तरंग, दूसरा होता है एस तरंग। ठीक है, ये तीनों माध्यम से गुजरती, तीन माध्यमों से, लिक्विड, गैस और सॉलिड, और ये सिर्फ ठोस से होकर गुजरती है, सिर्फ ठोस एक ही। ठीक है, सतही तरंग की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल तरंग, सिर्फ सतह पे ही चलते हैं, और दूसरा होता है आर तरंग, और ये दोनों के दोनों जो हैं तीनों माध्यम से। ठीक है, तीनों माध्यम से। बी तरंग की गति की बात करें की गति क्या है? 8 से 14 किलोमीटर प्रति। इस तरंग की बात करें तो ये 4 किलोमीटर प्रति है, और इन दोनों की गति जो है एक ही है। इन दोनों की गति क्या है? एक ही है, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, कि आपके संकुचन और फैलाव लाती कौन सी तरंग है? पी लाती। ठीक है, पी तरंग तीनों माध्यम से होकर गुजरती। ठीक है, और ये भी तीनों माध्यम से होकर गुजरती है, लेकिन देखिए लिखा क्या गया है? सतही तरंग, सतह पर ही चलती।
है। इनमें से एकमात्र पी तरंग है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से अर्थात कोर से भी गुजर, ठीक है, तो कोर से गुजरती है, वही आपके क्या लाती है, संकुचन और फैलाव लाती है। सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मृत घाटी साइलेंट वैली कहा जाता है, डेथ वैली। मृत घाटी निम्न लिखित में से किसके लिए जानी जाती है, तो अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असमान गहराई के लिए, ये है अत्यधिक उष्णता के लिए। ये इसके सही होंगे। ये कहाँ है, तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में है। और ये कैलिफोर्निया आपके यूएसए का एक राज्य है, ठीक है। वहीं पर आपके मृत घाटी यानी डेथ वैली मिलेगा, जहाँ का तापमान, जहाँ का तापमान विश्व का सबसे अधिक होता है, 54.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है, ठीक है। और इसे मृत घाटी कहा गया है। और यहाँ पर अत्यधिक क्या मिलता है, उष्णता मिलता है, अधिक हीट मिलता है, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम हीट, कोल्ड नहीं होता है, अनइवन डेप्थ भी नहीं होता, कैनियन नहीं है, ठीक है। मृत घाटी की विशेषता क्या है, अत्यधिक। नेक्स्ट, चट्टानों का वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। चट्टानों का वर्गीकरण हम करें तो चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, चट्टाने आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान, तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। और ये सभी चट्टानों का वर्गीकरण उनके रासायनिक संरचना के बनावट और उनके निर्माण की प्रक्रिया द्वारा की जाती है। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। बी में देखते हैं, केवल उनके रासायनिक कार्बन बनावट से नहीं होता है, केवल रासायनिक से नहीं होता है, ठीक है, केवल उनके बनावट से नहीं होता है, सबसे होता है, ठीक है जी। तो सही उत्तर एकदम सटीक आंसर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ए इसके सही उत्तर, ठीक है। 82 का सही उत्तर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चाजरील की घाटी कहाँ स्थित है, ठीक है। चाजरील की घाटी आपके इजराइल में, चाजरील की घाटी इजराइल में स्थित है। यह यह एक प्रकार का गांव गांव घाटी, गांव घाटी काफी फर्टाइल वैली है, काफी फर्टाइल वैली इजराइल में मिलेगा आपको चाजरील की घाटी, ठीक है जी, चाजरील की घाटी। नेक्स्ट देखते हैं, हेक्टोपास्कल, हेक्टोपास्कल डैश मापने की इकाई है, ये वायु दाब को मापता है, ठीक है। वायु दाब, प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे मापी जाती है, जिसे कहा जाता है हेक्टोपास्कल, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा को क्या चीज से मापा जाता है, सभी को पता होगा, से मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है, ये कहा जाता है डॉप्शन, डॉप्शन यूनिट्स कहा जाता है, डॉप्शन यूनिट्स के द्वारा मापा जाता है। और वायु दाब को किससे मापी जाती है, तो हेक्टोपास्कल, हेक्टोपास्कल से आपको क्या चीज मापी जाती है, तो एटमॉस्फेरिक ऊर्जा, ठीक है, जूल से मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, डॉप्शन यूनिट मापी जाती है, डॉप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, कार्मेडिक, कार्मेडिक खाई, ठीक है, कार्मेड कार्मेड खाई यानी कि ये ट्रेंच है, एक गर्त है,
कहाँ स्थित है? तो ये आपके दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित। ठीक है। यह यह विश्व का तीसरा तीसरा सबसे गहरी गहरी गर्त है। तीसरा गहरी गर्त है। कहाँ मिलेगा आपको? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। ही इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सा युग्म एक वर्ग से संबंधित? एक वर्ग से संबंधित। सवाना प्रेरी, सवाना और प्रेरी नहीं है। नहीं है ये, क्यों नहीं है? सवाना क्या है? उष्ण कटिबंधीय है। और प्रेरी क्या है आपके? तो ये है शीतोष्ण। ये आपके शीतोष्ण घास का मैदान है। और सवाना आपके क्या है? ठीक है। यहाँ देखेंगे स्टेपीज। स्टेपीज आपके क्या हो गए? शीतोष्ण हो गए। शीतोष्ण घास के मैदान है। और सवाना क्या हो जाएगा? उष्ण उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ देखेंगे सवाना। ये सवाना आपके क्या हो गए? उष्ण हो गए। ठीक है। और कंबोज, ठीक है, कंपोज को देखा जाए तो ये भी क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय घास के। ये आपको ब्राजील में मिलेगा, ब्राजील में मिलेगा। ठीक है। और सवाना आपके सहारा मरुस्थल में मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है? संबंधित है एक दूसरे। दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? उष्ण है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसकी 86 का उत्तर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ये। कि घास के मैदान के विषय में आप यदि नहीं जानते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। घास के मैदान को भी आपको ठीक पढ़ना है कि कौन से उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। मेरे ख्याल से बहुतों को पता होगा कि प्रेरीज और स्टेपीज ये दोनों के दोनों आपके क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। और सवाना जितना दिया गया है ये सभी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इनमें से कैंपोस भी उष्ण कटिबंधीय है, जिसके कारण ये दोनों क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक को दो से मिलान करना है। सूची एक और सूची देखते हैं। मृदा का प्रकार दिया हुआ है, यहाँ पाई जाने वाली जगह दी गई। तो लेटेराइट मृदा आपको कहाँ मिलेंगे? राजमहल की पहाड़ी में। लवण वाली मृदा आपको कच्छ के क्षेत्र में मिलेंगे। काली मृदा आपको महाराष्ट्र के मैदान में मिलेंगे। और लाल मृदा आपके शहर का मैदान, सिटी ग्राउंड, लाल मृदा को कहा गया है। देखते हैं इसमें ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 एक से ही हो जा रहा है। बी का 4, बी का 4, सी का, डी का 2, डी का 1, यानी कि सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? सही उत्तर क्या होंगे? सी होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार की बात हो रही है तो ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। ये देखिए, भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार बात करें, ये एक ऐसे ही रफली डायग्राम बना करके आपको ठीक है। यहाँ से हम की ओर आएंगे है, तो ये आपके कितने किलोमीटर होंगे? यहाँ से इस क्षेत्र से हम यहाँ आएंगे, कितने किलोमीटर हो ये बताएं। ठीक है। तो यहाँ जो होगा आपके 2933 किलोमीटर होगा। उत्तर से दक्षिण आएंगे, ये हो जाएगा 3214। ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण पूछी जा रही है। यहाँ एक पर्वत मिलेगा, हिमालय पर्वत श्रेणी है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई यदि पूछी जाए 25 किलोमीटर होगा लगभग, कहीं 2400 भी देता है। तरह से समझेंगे तो पूछा कौन सा जा रहा है? उत्तर से दक्षिण। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? इसमें आपके 2933 को भी दिखाया गया है।
ठीक है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। फिर हिमालय पर्वत की लंबाई को भी दिखा दिया गया है, 24-2500 लगभग। ठीक है जी, तो सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे, बी हो। नेक्स्ट, डैश अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। 20 डिग्री दक्षिण, 10-15 डिग्री दक्षिण डिग्री, 30 डिग्री उत्तर को कहा जाता है, 20 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है। अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी भाग में स्थल अधिक मात्रा में, स्थल का विस्तार क्या है, अधिक है, जल का विस्तार कम है। इसके कारण, स्थल के कारण उत्तरी गोलार्ध ज्यादा गर्म रहता है। ज्यादा गर्म होना मतलब ज्यादा ताप अवशोषित करता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग ज्यादा होने के कारण उधर का ताप मेंटेन रहता है। ठीक है, जिसके कारण ये तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। किसको, 20 डिग्री उत्तरी, उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है तापीय भूमध्य रेखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा जाता है, ये एक सही क्वेश्चन है, इसे ध्यान बिल्कुल रखना है। इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप इस करने में सक्षम हो। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछी जाती है, एकदम बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, फोकस प्लेट। प्लेट दिया हुआ है, प्लेट यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ क्या लिख दिया है, आइलैंड लिख दिया है, सब गड़बड़ कर देगा। यहाँ प्लेट होगा, यहाँ यदि प्लेट होगा, हम काट करके क्या करेंगे, प्लेट ही करेंगे। ये तो आइलैंड लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सबका आंसर दिया जा सकता है। कोकोस आइलैंड भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आइलैंड नहीं लिख रहा है, प्लेट लिख रहा है। तो देखेंगे, कोकोस प्लेट आपके प्रशांत महासागर में प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ाया जाता है। यह एक लघु प्लेट है। ये क्या है, एक लघु, और ये लघु प्लेट किसके किसके मध्य स्थित है, प्रशांत, ये देखेंगे प्रशांत था तथा कैरिबियन, कैरिबियन प्लेट, प्लेट के मध्य, के मध्य कोकोस, कोकोस प्लेट की अवस्थित, अवस्थित। और कोकोस आइलैंड की बात करें तो ये म्यांमार का एक आइलैंड है, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ यहाँ की बात करें, लेकिन हम लोग ऊपर वाला लेकर चलेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश में सॉल्व करते तो ये नहीं देखता, ये वाली आइलैंड के बारे में बताई जाती। तो कुछ मिस प्रिंट होने के कारण हम दोनों चीज बता दे रहे हैं। कोकोस प्लेट की बात हो तो ये प्रशांत महासागर में ये प्लेट है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ाई जाएगी तो इस बारे में पूरी दिखाई जाएगी, डिटेल्स दिखाई जाएगी, या मैप में दिखाया जाएगा, जब मैपिंग की क्लास की जाएगी। ठीक है, और कोकोस आइलैंड की बात करेंगे तो ये इंडियन ओशन में आ जाएगा, प्रिंट है यहाँ इंडियन ओशन, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये होगा। ये आपके बंगाल, बंगाल की खाड़ी में हम इसे दिखाएंगे, और है भी कोकोस आइलैंड। तो बंगाल की खाड़ी में जब हम इसे दिखाएंगे तो बंगाल की खाड़ी आपके इंडियन ओशन का ही क्या है, भाग है, हिंद महासागर का भाग है। लेकिन ध्यान आपको प्लेट पर देना है, और इसका सही उत्तर यदि आपने सी लगाया होगा, है जी, 90 का सही उत्तर यहाँ इस हिसाब से हमने सी लगाकर चला, इस प्रिंट है। नेक्स्ट देखते हैं, डेविडसन धारा। ये देखेंगे डेविडसन धारा कहाँ कहाँ की तटीय परिधारा है। परिधारा का मतलब होता है काउंटर, परिधारा का मतलब होता है काउंटर, इन उल्टा बहना, उल्टा बहना को कहा जाता है परिधारा। उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, अंध यानी कि अटलांटिक महासागर, ये होगा उत्तरी प्रशांत महासागर, ये इसका।
ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर की हम बात करें, देखेंगे कि यहाँ पर एक देश बना रहा, ठीक है। ये आपके यूएसए हो गया, और ऊपर वाला भाग आपके क्या हो जाएंगे, कनाडा हो जाएंगे, और ये हो जाएगा अलास्का। एटलस आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से एक करंट आता है, यानी धाराएं आती है, और ये धारा इससे टकरा करके ये धारा इस तरफ से, ये धारा इस तरफ से प्रवाहित, इस धारा को कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जल धारा कहा जाता है, जल धारा कहा जाता है, ठीक है। और ये क्षेत्र जो है कैलिफोर्निया है, और ये सागर है, महासागर है, ये उत्तरी महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर है। अब इसी क्षेत्र में देखेंगे, इसी क्षेत्र में एक धारा चलती है इस तरह, शीतकालीन में चलती है, और इस धारा को कहा जाता है डेविडसन, ही कहा जाता है डेविडसन, डेविडसन प्रति कहा जाता है, डेविडसन शीतकाल में प्रवाहित हो, शीतकाल में, शीतकाल में प्रवाहित, प्रवाहित बहुतों को पता नहीं हो, इस धारा के बारे में बहुतों को पता नहीं हो, ये यहाँ बहती है। कैलिफोर्निया इस जगह का नाम, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये जो है आपके कैलिफोर्निया की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया देखेंगे एटलस में तो आपको मिलेगा, मैप में देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है जी। सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ए इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देख, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। करेवा एक उच्च, उच्च पठारी, पठारी पठारी भूमि है, और ये कहाँ है, यहाँ सैफरॉन, सैफरॉन मतलब केसर, केसर करेवा कहाँ मिलेगा, तो क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे कश्मीर हिमालय में अवस्थित, ठीक है। कश्मीर क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवन कहाँ बहती, ये है हमारा भारत, ये है विषुवत रेखा, यहाँ से एक पवनी चलती है मानसून के समय में, और यही कोरियलिस बल के कारण ये मुड़ जाती है अपनी दाई, ये है दाई और अपनी मुड़ जाती है, मानसून बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसी पवन का नाम है दक्षिण पश्चिम। अब ये पवन सागर से इधर जा रही है स्थल की, और ये आर्द्रता लेकर के जा रही है स्थल की ओर, और आर्द्रता लेकर जाने के कारण ही पूरी भारत में मानसूनी वर्षा करती है, पूरी भारत में मानसूनी वर्षा करती है। तो पूछा जा रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, तो स्थल से समुद्र की ओर, नहीं, गलत है, समुद्र से स्थल की ओर बिल्कुल सही है, ठीक है। पठार से मैदान की ओर, ये भी क्या है, गलत है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, बी, यहाँ डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है। दक्षिण पश्चिम पूछा जा रहा है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून आपके कहाँ से, तो समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित
है, स्थल की प्रवाहित पवन आपके, क्या सही उत्तर होगा फ्रॉम सी टू लैंड। बी इज योर राइट आंसर। 193। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है पूछा जा रहा है, यानी असत्य है। दक्षिण भारत के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, विषम नहीं होता, एक्सट्रीम नहीं होती, यही क्या है, गलत है, ठीक नहीं। यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ तापमान सारा वर्ष उच्च रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन विषम नहीं होता। जलवायु वहाँ का जलवायु हो रहा है, जलवायु विषम नहीं होता है। वहाँ के क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम नहीं रहता, मध्यम रहता है, एक ही जैसा रहता है। वहाँ का तापमान जो है 2 से 3 डिग्री फ्लैक्चुएट करता है, और सभी दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र ज्यादा पाए जाएंगे। है तो ठीक नहीं है, कौन सा, यहाँ की जलवायु विषम पाई जाती है, यही ठीक नहीं है। आपके ए क्या हो जाएंगे, इसके उत्तर हो जाएंगे ए। यहाँ की क्लाइमेट जो है नहीं होती। नेक्स्ट देखेंगे, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में का परिणाम है। ठीक है, बच्चों की जनसंख्या ज्यादा हो तो इसका परिणाम हो सकता है होगा, ए इसका सही उत्तर होगा, हाई बर्थ। ठीक है, ए इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल। कौन सा क्वेश्चन, बच्चों की जनसंख्या जहाँ ज्यादा होगी इसका मतलब कि वहाँ का जन्म दर क्या है, ऊंच, वेरी हाई है। सही उत्तर इसके क्या हो जा रहे हैं, ए हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लिया जाए, भारतीय जलवायु से संबंधित इंसो क्या है। इंसो आपको एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन होता है, दिया हुआ है, इंग्लिश में ही दिया हुआ है, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब एंसो की स्थिति यानी एलिनो की स्थिति जब उत्पन्न होती है, एलिनो एक गर्म जलधारा, ये क्या है, तो एक गर्म जलधारा है। जब इसकी स्थिति उत्पन्न होती है तो हिंद महासागर की स्थिति, अर्थात इसकी उत्पत्ति होती कहाँ से, तो प्रशांत महासागर के पेरू देश के तटीय क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति होती है, और ये पूरी प्रशांत महासागर को पार करके हिंद महासागर में जब पहुंचती है तो वहां के तापमान को और बढ़ा देती, तापमान को और बढ़ा देती है। इसके कारण वहां, जहाँ ये विषुवतीय क्षेत्र में ही चलती है, कि रेखा क्षेत्र, जहाँ का तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने के कारण वहाँ का वायु दाब निम्न हो, इसके कारण भारत के मानसून पर बुरा असर, भारत के मानसून कमजोर हो जाता है। एल नीनो यानी कि एंसो के कारण भारत के मानसून क्या हो जाते हैं, कमजोर। ठीक है, के कारण यहाँ लिख देता हूँ, के कारण भारतीय भारतीय मानसून मानसून कमजोर हो जाता, कमजोर होता है, हो जाता है। ठीक है जी, सही उत्तर इसके क्या हो जा रहे हैं आपके, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन कहा जाता है, बी इसके उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रंगीत नदी कहाँ बहती है, तो सिक्किम में बहती, ये क्या है, तीस्ता नदी की सहायक नदी की क्या है, सहायक रंगीत, जो सिक्किम में प्रवाहित। ठीक है, ए इसके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, ए इसके क्या होंगे, सही उत्तर है जी।
एंड नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में पानी तथा उनकी सुमेलित नहीं है, गंगोत्री उत्तराखंड में सुमेलित है। ठीक है, जेमू आपके हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ होगा ये? सिक्किम में, यही सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश है। सेमायंगडोंग आपके तिब्बत में है। सेमायंगडोंग ग्लेशियर से आपके एक नदी की उत्पत्ति होती है, और गंगोत्री से सभी को पता है गंगा नदी की आगे, है ना। और केमू की बात करें, केमू नदी की है, लेकिन ये है कहाँ? सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं। ठीक है, सही उत्तर इसके नहीं है, तो क्या हो जाएंगे? 98 का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, बी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश नहीं, क्या है? सिक्किम के कारण बी आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट, झारखंड में झूम कृषि को देख रहे हैं ना, झारखंड में झूम कृषि, झूम तो आप समझ रहे हैं कि पेड़ को काट करके आग लगा देना और फिर उस क्षेत्र में करना, आदिवासियों द्वारा उसी कृषि कहा जाता है। झूम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, है ना। ठीक है, तो इसे झारखंड में रुआ के नाम से जाना। ठीक है, दीपा, दीपा देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जनजातियों द्वारा की जाती है झूम, तो वो लोग दीपा कहते हैं। ठीक है, पालनू की बात करें, पामलू, तो ये पामलू जो है ये किया जाता है आपके मणिपुर, मणिपुर के कुछ जनजाति द्वारा ये कृषि जाती है, वहां ये लोग क्या कहते हैं? पामलू। सिर्फ मणिपुर, और बाकी जितने भी राज्य हैं उत्तर पूर्वी के, वहां जो कृषि आदिवासियों द्वारा की जाती है उसे कहा जाता है बाय मणिपुर। मणिपुर के जनजाति इसे क्या कहती है? पामलू भी कहती है और पामलू, दो नाम है। ठीक है, बट इसके सही उत्तर क्या हो जा रहा है? सी, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? हुआ कहते हैं। वाह, ठीक है जी, सी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? कई बार हो चुका है, यूरेनियम के लिए काफी प्रसिद्ध, झारखंड में स्थित जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में, और यूरेनियम के लिए काफी प्रसिद्ध। ठीक है, 100 का बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन से लेटेराइट मिट्टी मिट्टी के लिए सही नहीं है, पूछा जा रहा है। ये अर्ध आयनिक आयन वृत्तीय प्रदेशों की मिट्टियां हैं, अर्ध अर्ध में होगा ही, सही है। ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टी है, ये भी। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गलत हो, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वर्षा के जल के कारण आर्द्रता होगा तो ज्यादा वर्षा होगा। लेटेराइट मृदा का निर्माण वही होता है जहां ताप अधिक हो और वर्षा अधिक हो, तो वर्षा के कारण उस चट्टान में जो चूना होता है सब बह जाते हैं वर्षा के कारण, तो इस मिट्टी में चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते। ठीक है, प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, बस यहाँ मैं लिख देता हूँ, नहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, यही गलत है, सही नहीं है, तो आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। एक का क्या होगा? डी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, हजीरा उर्वरक, ये हजीरा आपके कहाँ है? गुजरात में।
गुजरात के सूरत में, गुजरात के सूरत में हीरा उर्वरक कारखाना है। इस पर आधारित है, पूछा जा रहा है तो प्राकृतिक गैस पर, नेचुरल गैस पर। ये आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। नेचुरल गैस पर हीरा उर्वरक का फर्टिलाइजर प्लांट पर आधारित है। तो गुजरात के सूरत में प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक को दो से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। एक जगह जनजाति दी हुई है। कुटिया लोग कहाँ रहते हैं, सिख। टोडा जनजाति आपके तमिलनाडु में, सेंट्रलिस आपके अंडमान निकोबार में, और बिरहोर आपके झारखंड में। ठीक है, तो ए का 3 होगा, ए का 3, डी का 1, डी का 1, सी का 4, डी का 4 एंड डी का सही उत्तर क्या ए हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएंगे 103 का सही उत्तर ए होगा। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में क्या होता है। दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे, ये हो गया हमारा पृथ्वी और ये 0 डिग्री, और ये हो गया मकर रेखा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क का लंबवत आपका कहाँ है, मकर रेखा है जा रहा है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है, तो हमारी भारत आपको कहाँ मिलेगी। जब सूर्य का लंबवत यहाँ होगा तो हमारे भारत के उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब विकसित। उत्तरी पश्चिम ये वाला क्षेत्र में आपके क्या हो जाएंगे, तापमान कम होगा, क्योंकि जब सूर्य यहाँ है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी होगा ना। तापमान अधिक नहीं होगा, यानी कम होगा, बहुत ही कम होगा शीतकाल में। तो यहाँ पर दाब क्या बन जाएगा, वायु दाब जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, उच्च वायु दाब, दाब मिट्टी बन जाएगी। क्योंकि जहाँ पे ताप कम होता है वहाँ दाब क्या होता है, और जहाँ पे ताप अधिक होगा वहाँ दाब क्या होगा, निम्न हो। ठीक है, सही उत्तर इसके क्या हो जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब विकसित हो जाता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब तो होगा ही नहीं, इसके कारण ये क्या है, गलत है। उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान और वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी गलत है। सही उत्तर आपके 104 के क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ इंग्लिश में 5 देख। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कितना वर्षा होता है, 1100 वार्षिक। विश्व में मासिन नाम पे होता है, और ये मेघालय के खासी पहाड़ी पर स्थित स्थान है मासिन। ज्यादा क्या बहस करना है, सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मेघालय की गारो पहाड़ी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? रबर और के लिए। केसर की बात करें तो ये कश्मीर, ठीक है। रबर की बात करें तो रबर आपके केरल और अंडमान निकोबार द्वीप केरल में रबर का उत्पादन। लेकिन ये पूछा जा रहा है मेघालय
गारो पहाड़ी पर क्या मिलेगा? संतरा यानी ऑरेंज। सही उत्तर ये हो। नेक्स्ट, लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी? तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी? इसमें से 10 द्वीप क्या है? आवासीय। आवासीय 10 द्वीप पर ही लोग रहते हैं, बाकी सब बैरन है, खाली है। ठीक है, तो 36 द्वीपों में से कोरल आइलैंड है यानी प्रवाल द्वीप है, उनकी संख्या कितनी है? तो क्या कितनी? सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? 12। 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं, आवासीय। कुल द्वीपों की संख्या 36 है, इनमें से 36 में से 12 क्या है आपके? प्रवाल द्वारा निर्मित। 107 का सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, आर्किड। आर्किड, आर्किड का मतलब होता है पुष्पीय पौधा को कहा जाता है आर्किड। भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? आर्किड कहा जाता है। ये आपके उत्तरी मैदान में नहीं होता, ठंडे और घाटी क्षेत्र में होता है। गीले क्षेत्र में भी, गीले क्षेत्र में कहें तो कहाँ? उत्तरी उत्तरी पूर्वी तथा तथा पश्चिम पश्चिम पश्चिमी में आपके आर्किड किया जाता है। ये पौधा का बागान लगाई जाती है। बी और सी दोनों सही है। युक्त में एक से अधिक क्या हो जाएंगे आपके? डी आपके क्या हो जाएंगे? 108 का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि गीले क्षेत्र में भी होते हैं और ठंडे और घाटी क्षेत्र में फूलों का बागान लगाई जाती है, आर्किड कहा जाता है। बी एंड सी आपके सही मैदान में नहीं लगाई जाती। भाई उत्तराखंड में खूब होता है फूलों की घाटी, ही है उत्तराखंड में, मैदान में नहीं, यानी है कम मात्रा में नहीं जाता। ये सही उत्तर डी होंगे, क्योंकि बी और सी। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग कहा जाता है, और ये आपके महाराष्ट्र के नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर क्या होंगे? कई बार पूछा गया है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नागपुर में। नेक्स्ट लास्ट को देखा जाए, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? लघु तरंग दैर्घ्य वाली सौर विकिरण से? नहीं। लंबी तरंग दैर्घ्य वाली स्थलीय विकिरण से? पर्यावर्तित और विकिरण से नहीं होता है। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? कैसे होता है ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी और ये सूर्य आता है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है। ये होगी वायुमंडल में प्रवेश करता है और ये पृथ्वी के सतह पर आता है, और पृथ्वी के सतह पर आ करके जब ये परावर्तित होता है, रेडिएशन होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? लॉन्ग वेव। जब ये आता है, ये कहा जाता है शॉर्ट वेव। लेंगे, ये कहा जाता है शॉर्ट वेव।
शॉर्ट वेव से क्या आता है, तो सूर्य से प्रकाश क्या आता है, इसे रेडिएशन कहा जाता है, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन से कभी भी वायुमंडल गर्म नहीं, जब ये पृथ्वी पर आकर के वापस जाता है तो इसे इसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है, या इसे स्थलीय विकिरण कहा जाता है। और स्थलीय विकिरण के कारण ही वायुमंडल क्या हो जाता है, आपके गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म हो जाता है। और इस तरंग को लॉन्ग वेव्स यानी कि लंबी तरंग दैर्घ्य का वाले स्थलीय विकिरण से हमारे वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, ठीक है, वायुमंडल इतना गर्म होता है के कारण लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से होता है, जो यहाँ लिखा है बाय लॉन्ग वेव लेंथ ट्रांस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी इसकी प्रॉब्लम्स। यहाँ हमने 40 को क्या हो जा रहे हैं, किसी ने सीखा है क्या, लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से होता है ना वायुमंडल गर्म, आपका परावर्तित सौर विकिरण से तो, क्योंकि इसे कोई माध्यम नहीं मिल रहा है, कोई ऑब्स्टकल नहीं मिल रहा है। जैसे आप प्रैक्टिकल भी कर सकते, जब आग जलती है, अभी जैसे आग जलाओगे तो आग के जो फ्लेम होते हैं, आप अपना हाथ बहुत तेजी से करोगे तो जलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप रोक दोगे जल जाए। तो पृथ्वी क्या है, एक बाधा है, इस ऊर्जा का रेडिएशन का क्या है, बाधा है। तो यहाँ बाधा आया, यहाँ रुका, पृथ्वी को भी गर्म किया, और पृथ्वी के गर्म करने के बाद में क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है तो ये गर्म है, तो गर्म वायु जब ऊपर जाएगा वायुमंडल को क्या करेगा, गर्म करेगा। आते वक्त गर्म नहीं होता है वायुमंडल, सूर्य से जब प्रकाश, सूर्य से जब ऊर्जा आता है तो गर्म नहीं होता है वायुमंडल, जब वापस जाता है तब होता है। इसी को कहा है लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण, ठीक है, ना कि परावर्तित सौर विकिरण। परावर्तित सौर विकिरण से नहीं होता है, रेडिएशन से। ये देखिए शॉर्ट वेवलेंथ सोलर रेडिएशन नहीं होता है, इससे होगा बाय लॉन्ग वेवलेंथ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। देख लीजिए आया होगा, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, डायग्राम बना करके दिया है, पढ़ना है तो वायुमंडल आप पढ़ लीजिए। वायुमंडल क्या होगा, हीट बजट, हीट बजट में आप पढ़ेंगे आपको उष्मा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी का, जलवायु विज्ञान का उष्मा बजट पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल स्पष्ट आएगा, लगाने से नहीं पढ़ने से हो। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को नाइट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो जी।